वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, क्रांति कथा के 121वें भाग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आज हम क्रांति कथा में जिस क्रांतिकारी की कथा करने जा रहे हैं वो क्रांतिकारी का नाम है गेंदालाल दीक्षित। गेंदालाल दीक्षित एक दिन विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक गेंदालाल दीक्षित के मन में यह संकल्प जाग उठा कि देश को आजाद कराने के लिए को प्रयत्न करना चाहिए। उसने सोचा कि इस कार्य के लिए धन शक्ति और धन शक्ति दोनों को है आवश्यकता होगी। है विचार आते ही उसने सोचा कि पहले धन संग्रह करना चाहिए, किसी दूसरे से मांगने जैसे पहले समय ही कुछ देना चाहिए। यह विचार तो गेंदालाल दीक्षित के मन में आया। उसने अपनी शिल्प संभाली और पाया कि 7 रुपये 4 आने की जमा पूंजी उसके पास। उसने सोचा कि 4 आने अपने और 7 रुपये देश के लिए, चलो और कहीं चलकर देश के लिए कुछ बटोरा जाए। वह भीखू सेठ के पास गया। सेठ भीकमचंद ओरिया नगर के अत्यंत धनी सेठ थे। जहाँ 1 पैसा खर्च करना हो वहाँ 10 रुपये खर्च करने वालों को हिचक नहीं होती थी। नगर के अमीर उमरा और अफसर लोग यहाँ आए दिन उसके यहाँ दावत उड़ाते थे। गेंदालाल ने सोचा कि अकेले भीखू सेठ इतना दे सके कि शायद फिर के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। राम राम श्याम श्याम के बाद भीखू सेठ ने पूछा कि ये मास्टर जी आज इधर कैसे आना हुआ? आप तो हमें कभी दर्शन ही नहीं देते। बात यह है कि सेठ जी के हम लोग केवल अपने अपने विषय में ही सोचते रहते हैं। देश की तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया जाए, इसलिए कि कोष की स्थापना का विचार निश्चित है। मैं उसी निमित्त आपसे कुछ यातना करने के लिए उपस्थित हूँ। अच्छा, यह बात है मास्टर जी, एक बड़ा अच्छा विचार है। सुनिए मुनीम जी, मास्टर जी को 1 रुपया दे दीजिए। एक बात की बात सुनकर मास्टर जी जल भून कर रह गए। उन्हें सोचा कि हो गया देश का उद्धार। उसने मानव भाव को छिपाते हुए बोले, सेठ जी यह राशि आपके अनुरूप तो नहीं, मेरे अनुरूप नहीं तो आपके अनुरूप तो है मास्टर जी। क्या मतलब? मास्टर जी ने बेरुखी के साथ पूछा। बात यह है मास्टर जी की राशि मैं आपके लिए दे रहा हूँ और आप लोग देश वेश का नाम मत लीजिए। मुझे जेल नहीं जाना, धंधा चौपट नहीं करना, बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना। मास्टर जी कहना तो बहुत चाहते थे पर वो इतना कहकर ही चले गए। अभी यह राशि अपने पास से रख लीजिए सेठ जी, जब कभी मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं आकर ले जाऊंगा। शेर मुंडाते ही ओले पड़े, पहले ग्रास में ही मक्खी निकल गई। अब किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हुए मास्टर जी की हिम्मत नहीं होती थी। निराशा तो बहुत हुई पर सोचा कि देश का काम है, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। देश के लिए हथियार उठाने का समय, हथियार डालना कार्ता होगी। नगर के 2-4 रत्नों के पास गए पर फूटी कोड़ी भी हाथ ना ला सके। किसी ने कुछ बहाना बनाया, किसी ने कुछ। मास्टर गेंदालाल दीक्षित ने सोचा कि धन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो धन संग्रह ही करें। शिवाजी समिति के एक सदस्य संस्था बनाई गई। लोगों को उसका सदस्य बनाने का अभियान आरंभ किया। लोगों ने उनसे भांति भांति के प्रश्न पूछे। क्या आपकी शिवाजी समिति रजिस्टर्ड संस्था है? क्या इसका संविधान शासन द्वारा मान्य है? इस समिति के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य कौन कौन है? शिवाजी समिति का फंड कितना है? इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मास्टर जी का सिर चकरा गया और उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्हें सोचा कि यह देश है कि जिनके लोगों के मन में मातृभूमि के बंधनों की कोई कसक नहीं है। वह इस विचार से दुखी हुए कि जिन लोगों के पास धन है वे देश कार्य के लिए 1 पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं हो, और जिनके पास बल है तो दूसरों को सताने में ही आनंद लेते हैं। गेंदालाल दीक्षित का ध्यान डाकुओं की ओर गया। उन्हें सोचा कि धनवान लोगों से तो डाकू अच्छे हैं जो बलपूर्वक एक बार में ही जो कुछ होता है वह ले जाते हैं, पर ये धनिक लोग तो जीवन भर शोषण करते रहते हैं और आदमी को जीने लायक नहीं रहने देते। उसके मन में विचार आया कि डाकुओं का कोई संगठन तैयार किया जाए तो कैसा रहे। माना कि ये लोग अशिक्षित होते पर यदि उसकी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ा जाए तो अच्छे लोग भी काम कर सकते हैं। और इस निष्क्रिय पर पहुंच डाकुओं को राजनीतिक प्रेरणा देकर धन संग्रह भी किया जा सका और शस्त्र संग्रह भी। यह विचार दृढ़ होते ही ग्वालियर राज्य के चंबल के भीड़ों से निकल जाए कुछ डाकुओं मिलकर उन्होंने एक संगठन तैयार किया। कुछ समय पश्चात डाकुओं की ओर से भी कुछ निराशा हुई और उसका साथ छोड़कर बम्बई चले गए। बम्बई में भी उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति होती दिखाई देती थी। गेंदालाल दीक्षित अध्यापक नहीं थे, अपनी नौकरी छोड़कर
गले गले देश के कार्य में डूब चुके थे। उन्होंने फौज में भर्ती होने का भी प्रयत्न किया, पर इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली। उसकी फौज में भर्ती होने का उद्देश्य नहीं था कि वहां रहकर अच्छा परीक्षण प्राप्त किया जाए और सत्तर संग्रह करके उसका उपदेश किया जाने के लिए किया जाए। बम्बई से लौटकर गंदालाल तक से फिर अपने प्रांत उत्तर भारत में पहुंचे और 90 युक्तों का संगठन खड़ा करके उन्होंने नए सिरे से प्रयास आरंभ कर दिया। एक बार उन्होंने कुछ सफलता मिली। नौजवानों की जो संस्था है इस बार उन्हें बनाई, इसका नाम उन्होंने मातृवेदी रखा गया। मातृवेदी के सदस्य प्रतिक्रिया लेते थे। गंदालाल अध्यक्ष तो मातृवेदी के अन्य सदस्यों में देशभक्तों बलिदान की भावना बहुत गहरी थी। संस्थाओं में 4 विभाग थे: गोपनीय सेवाएं, सैन्य संगठन और शस्त्र संग्रह, धन संग्रह और साहित्य द्वारा संस्था का प्रचार प्रसार। गंदालाल अध्यक्ष को शस्त्र संग्रह में कुछ सफलता मिली। वे अपने नौजवान साथियों को जंगल में ले जाकर उन्हें निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने लगा। एक अन्य तेजवंत व्यक्ति का सहयोग इस कार्य में गंदालाल अध्यक्ष को मिल रहा था। उसका नाम था लक्ष्मण ब्रह्मचारी जी के माध्यम से गंदालाल अध्यक्ष को पंचम सिंह नाम के डाकू के एक सरदार से संपर्क बढ़ाने का अवसर मिला। पंचम सिंह राजनीतिक चेतना थी और वह शुभ कार्य में मातृवेदी को सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। पर तय होगा कि राजनीतिक डकैतियों द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग पंचम सिंह का दल अपने लिए न कर सके, मातृवेदी के लिए समर्पित रहेगा। इस नए दल की संख्या 80 तक पहुंच गई। मैनपुरी टावा और संधा खेड़ा और 40 स्थलों पर राजनीतिक डकैतियां डाली गई और काफी धन संग्रह किया गया। हथियार भी इधर से उधर हथियारे गए। सरकार का ध्यान अब इस ओर गया कि क्रांतिकारी दल को समाप्त करने के लिए उसने अपने एक मुख्य दल में सम्मिलित कर दिया गया। अब इस अवसर की प्रतीक्षा करने लगा कि कब इस दल को गिरफ्तार किया जाए। उसकी एक योजना काम कर गई। उसने अपने दल के सामने प्रस्ताव रखा। ग्वालियर राज्य के भिंड जिले के गांव में बहुत धनी व्यक्ति थे जिसके पास अपने अपार धन भी मिल सकता था, कुछ हथियार भी प्राप्त हो सकते थे। दल इस योजना से सहमत हो गया कि मार्ग इतने दूर का था कि जंगल में कहीं है। फिर रात उन्हें बितानी पड़े। रात्रि का पड़ाव जहाँ डाला जाए वहाँ भोजन का प्रबंध इस देशद्रोही ने अपनी ओर लिख दिया। उसने कहा कि पास के गांव में मेरा रिश्तेदार रह गया, मैं उसके यहाँ बेचे पुड़िया बना कर लाता हूँ। इस बहाने से चला कर कुछ समय पश्चात जहर मिली, वही पुड़िया बना कर ले आया। सब लोगों को बिठा कर उसने खाना परोस दिया। दल के सदस्य खाने लगे। भोजन करते ब्रह्मचारी जी की जबान बैठने लगी। उन्होंने भोजन में विष का संदेह हुआ। मुखबिर पानी लेने के बहाने बर्तन उठाकर वहां से चल दिया। ब्रह्मचारी जी अपने अन्य साथियों को भोजन न करने की हिदायत दी और मुखबिर के ऊपर गोली चलाई, पर वह दूर जा पहुंचा था। लगभग सभी लोगों पर विष का थोड़ा बहुत असर होने लगा था। पूर्व योजना के अनुसार दल को भोज ने घेर लिया और वो भोज ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। जब तक होश रहा क्रांतिकारी दल के सदस्य भी गोलियों का उत्तर गोलियों से देते रहे। काफी समय तक डटकर ब्रह्मचारी जी मारे गए। कुल मिलाकर उन्होंने दल के 35 व्यक्ति खेत रहे। गंदालाल अध्यक्ष भी घायल हुए। उसकी बाई आंख में एक सर्रा लगा और उसकी आंख जाती रही। कुछ सदस्यों गंदालाल अध्यक्ष गिरफ्तार हुए। उन्होंने गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया। मातृवेदी के सदस्यों के विरुद्ध 13 फरवरी 1919 को एक मुकदमा दायर किया गया जो मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ। 27 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी से मातृवेदी के वरिष्ठ नौजवान सदस्यों का बहुत दुख हुआ। वह ग्वालियर का किला देखने के बहाने वहां जेल में अपने नेता से मिले और उन्होंने छुड़ाने की योजना बनाई, पर वह क्रियान्वित न हो सके। जेल से छुड़ाने के लिए गंदालाल अध्यक्ष ने समय बहुत बड़ा जुआ खेला। उसने पुलिस से कहा कि मेरा संबंध उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र के सभी क्रांतिकारियों से है। मुझे मालूम है कि बम के कारखाने कहाँ हैं। यदि पुलिस मुझे सरकारी का बनाकर मुक्त कर दे तो मैं सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करा सकता हूँ। पुलिस ये झांसे में आ गई। गंदालाल अध्यक्ष को मुक्त कर दिया गया। बड़े बड़े अफसरों के पास उसका आना जाना हो गया और उन्हें सामान्य से अधिक सुविधाएं दे देगी।
कमजोर हो चुका था, जेल में रहते हुए बीमार पड़ गए थे और उन्हें निरंतर बुखार रहने लगा था। धीरे धीरे उसके ये रोग हो गया था। कोटा में क्रांतिकारियों के विरुद्ध पुलिस की सरगर्मी दिखाई दी। कोटा से चलकर गेंदालाल और रामनारायण गांव में जा रहे थे। उसके साथी रामनारायण के दिल में कुछ बेईमानी पैदा हुई। एक रात दोनों सो रहे थे तो उसका सामान और कुछ नकद था वे सब लेकर चल दिया। बाहर से कमरे की कुंडी लगाकर सुबह जब गेंदालाल उठे तो विषम परिस्थिति में फंसे हुए थे। 3 दिन तक उस कमरे में बंद रहे। इससे रोग से पीड़ित 3 दिन तक बिना किसी अन्न जल ग्रहण करने की दुर्लभता और मानसिक रूप से दुखी यहाँ गेंदालाल दीक्षित की ही हिम्मत थी कि वे सब कुछ झेल गए। यह तो अच्छा हुआ कि उसका एक साथी समय एक फरार व्यक्ति था। उसने पुलिस को गेंदालाल के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी। उसे सामान और पैसों से मतलब था और उन्हें लेकर वह चल दिया। 3 दिन कोठरी में बंद रहने के पश्चात गेंदालाल दीक्षित ने किसी से कमरे की कुंडी खुलवाई और बाहर निकले और पैदल ही कहीं चल दिए। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इस जल रोग से पीड़ित 3 दिन के भूखे हुए, फिर एक भी पैसा उसके पास नहीं था। स्थिति में कभी रेल दवा और कभी पैदल सफर करते हुए जैसे तैसे आगरा पहुंच गया। आगरा में उसके दो मित्रों ने उसकी सहायता दी, पर रोग इतने आगे बढ़ गया कि कोई उन्हें घर टिका न सका था। परिस्थितियों से विवश होकर गेंदालाल दीक्षित आगरा किले की बहा तहसील के अंतर्गत मई ग्राम में अपने घर चले गए। यहीं तो सन 1888 में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता ने भी उसका स्वागत नहीं किया था। पुलिस उसके घर पे गेंदालाल की तलाश में चक्कर लगा करती थी। बड़ी मुश्किल से 3 दिन वहां रहने के पश्चात वहां से चल दी। उसके शरीर की हालत यह थी, कदम कदम चलने पर मूर्छा आ जाती थी। जैसे तैसे दिल्ली पहुंचने फिर एक गाँव में पानी मिलने का काम उन्हें मिल गया। दिल्ली में गेंदालाल दीक्षित की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी। उसने अपने एक आत्मीय व्यक्ति को गेंदालाल ने एक पत्र लिखा और उसकी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच गया। उसकी अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी, थोड़ी थोड़ी देर में उसके दशा देख कर उसकी पत्नी उसके ऐसे दोनों ही होने लगे। गेंदालाल ने उन दोनों को इस प्रकार समझाया, तुम लोग रोते क्यों हो? दुखिया बाबा, भारत की सेवा मेरा यह हाल हुआ है, तुम लोग दुख मत करो। यदि देश की सेवा के फलस्वरूप मेरे प्राण भी चले जाए तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। तुम लोग भी इस समय मेरी सहायता करोगे तो देश को ही सेवा करेंगे। पति के फरमाइश का पत्नी पर उल्टा असर पड़ा। वह बेचारी सहायती पर कहने लगी, इस संसार मेरा कौन है? यह सुनकर पंडित जी ने शास्त्री और पत्नी को समझाने लगे, आज लाखों विधवाओं का कौन है, लाखों अनाथों का कौन है, करोड़ों भूखे किसानों का कौन है, दास्ता की बेटियों में जगती आत्महत्या का कौन है? इन सब का मालिक है वही तुम्हारा भी है। तुम अपने आप को परम सौभाग्यवती समझना। यदि प्राण इस प्रकार देश के लगन में लग जाए, मुझे भी इस बात का दुख है कि अत्याचारियों से उनके कथारों का बदला न ले सका। मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, किंतु इन भावों से युक्त मेरी आत्मा दोबारा से धारण करके तब मैं अधिक शक्ति के साथ इन दुष्टों का विनाश काम में लग जाऊंगा। आम सामाजिक नागरिक क्या समझे ऐसे देशभक्तियों की महानता? क्योंकि सोच एक छोटे से दायरे में बंधी हुई है, एक तुच्छ सोच के दायरे में बंधी हुई है। किसी को कुछ लालच आएगा, किसी को कुछ लालच आएगा और वो बिक गया, अपने जमीन को बेच दिया। उसे उस सच्चे देशभक्त के साथ गद्दारी करी। अरे आपस में समाज में गद्दारी करनी है, धोखाधड़ी करनी है, विश्वासघात करना है, करो 14 पे सो गए, लेकिन किसी सच्चे देशभक्त के साथ ऐसा मत करो। ना तुम्हारा समूह में नाश होना। समूह जिसने भी सच्चे देशभक्त के साथ, उसकी भावना के साथ, उसके विश्वास के साथ गद्दारी करी है, उसका समूल विनाश निश्चित है। ये सोच सोना मिल गया, चांदी मिल गई, पैसा मिल गया, देशभक्त के साथ गद्दारी कर दी। वो जानता नहीं देशभक्त के जज्बे को, उसकी शक्ति को, उसकी भक्ति को। इसलिए सामान्य बुद्धि के लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं देशभक्तों के साथ। कितनी बड़ी बात कही है, देश धर्म से बदला नहीं दे सका और मेरी आंखें पुण्य तो दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर मातृभूमि की रक्षा में लगूंगा और तुम निराश ना होना।
है इन विचारधारा के आसपास कुछ हमारे सोच मिल सकती है? वे लोग इस धरती पर आदिकाल से बकवास करते आ रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं अपने निजी स्वभाव से उठकर कुछ रत्ती भर का भी, परहित का भी, सर्वहित का भी 1% भी कार्य नहीं करा। वो इंसान पता ना कैसे कैसे देशभक्तों पर उंगली उठा देते और कैसे कैसे उनके साथ गद्दारी कर देते हैं। आओ बढ़ते हैं क्रांतिकारी गंगालाल दीक्षित की शेष क्रांति कथा की ओर। पति को समझाने का पति पर उल्टा असर पड़ा। बेचारी साहित्य को कहने लगी, संसार में मेरा कौन है? सुनकर पंडित जी ने ठंडी सांस लेकर पति को समझाने लगे, लाखों विधवाओं का कौन है, लाखों अनाथों का कौन है, करोड़ों भूखे किसानों का कौन है, दास्ता की बेटी जकड़ी भारत माता का कौन है? इन सब का मालिक है वही तुम्हारा भी है। तुमने अपने आप को परम सौभाग्यवती समझना है। प्राण इसी प्रकार देश के लगन में निकल जाए। तुम इस बात का दुख है कि अत्याचारी उन अत्याचारों का बदला न ले सका। मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, किंतु भाव से युक्त होकर मेरी आत्मा दोबारा किसी शरीर धारण करेगी, तब मैं अधिक शक्ति के साथ दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं काम में लग जाऊंगा। जिस समय गंगालाल दीक्षित अपनी पत्नी को इस प्रकार समझा रहे थे, उस समय उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। शुभ संकल्प और संवरण साधना का जो होता था वह उसकी कृष काया पर विद्वान था। उन्होंने अपनी पत्नी को राह के समझाते हुए कहा, तुम्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति जीवित है, तुम्हारे भाई और रिश्तेदार भी हैं और फिर मेरे मित्र भी हैं, तो तुम अपनी माता समझकर तुम्हारे आदर सत्कार करेंगे। आजीविका संबंध में तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। गंगालाल दीक्षित इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा रहे तो उसकी मूर्छा आ गई और उसके मित्र और पत्नी ने समझ लिया कि जब उसके दिन अधिक नहीं है तो उसके साथ अधिक दिन रह भी नहीं सकते। अर्थात भेद को खुलने और उसके गिरफ्तार होने का भय था कि उसके पास इतना धन भी नहीं था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे संस्कार कर सके। उन दोनों ने यही तय किया कि उन्हें किसी नाम से किसी अस्पताल से भर्ती कराया जाए। उसका विचार था कि यदि ईश्वर की कृपा हुई तो समस्त में सुधार हो सकता है। अपने निश्चय के अनुसार जब दोनों ने गंगालाल दीक्षित को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तो दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन पश्चात जब उन्हें देखने फिर दिल्ली से उस अस्पताल गए तो उन्हें बताया गया उसके द्वारा भर्ती कराए गए मरीज की मृत्यु 21 दिसंबर 1920 को दिन के 2 बजे होगी। भारत की आजादी के लिए समर्पित एक महान क्रांतिकारी दुनिया के इस प्रकार कोई जान भी न सका। ये कौन था और कौन उसके लिए आंसू बहा सका और न ही आहा भी कर सका। भारत की आजादी के लिए कुछ मौन बलिदानियों की संख्या कम नहीं है। जय हो। यहाँ क्रांतिकारी गंगालाल दीक्षित जी की क्रांति के वचन बोला गया है। एक महान क्रांतिकारी को इस समय एक अज्ञात मौत के काल वगैरह से उनको जान न सका कि देश के लिए क्या किया। वास्तव में जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास के रिश्ते नाते देश समाज का जो हमारा सिस्टम जिससे हम जुड़े हुए होते हैं वो जान ही नहीं पाता है। अब हमारे साथ रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे परिवार में रहने वाले, हमारे परिवार गांव में रहने वाले या हमारी रिश्तेदारी में रहने वाले फला व्यक्ति में इतना परिवर्तन और देश के भक्ति को जज्बा को जान ही नहीं पाता है। और सब लबालब बने हैं ज्ञान से, सब लबालब बने हैं देश में। कोई इतना जान रहा है वो पूरी तपाई दे रहा है, मैं तो बहुत ज्ञानी नहीं और कोई कभी नहीं जानता वो भी पूरे दे रहे हैं। योगी मात्र गांव का दिल्ली कैसी भारतवासी पूरे दावे के साथ ठोकता हूं कि मेरे अंदर भी किसी बलिदानी क्रांतिकारी की आत्मा का अंश है। कोई किसी ऐसे क्रांतिकारी की आत्मा है जो रह रहकर जब मातृभूमि के लिए प्रेरित कर रही है। न मुझे क्या गर्ज है, मैं भी स्वार्थी समाज का हिस्सा हूं। मुझे अपना निजी अपने सुख साधन से जीवन काटना यापन करना आता है और मैं लेकिन नहीं अपने समस्त सुख चैन रातों के नींद के आराम को मैं दूर कराने कर मैं राष्ट्र हित सर्वहित के लिए इस देश में एक संपूर्ण क्रांति
तैयारी कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ, ये परिणाम से आगे बढ़ रहा हूँ। और इसका ये नहीं कहता कई तपस्वीवाद परिवार या शहीद मंदिर तपोभूमि प्रांगण होगा या क्रांति आश्रम होगा या देश में कोई भी हमारे जैसा उनको लग रहा हो, जिसको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, कहीं से भी संपूर्ण क्रांति की आवाज इस देश समाज में उठने लगी है। क्योंकि देश समाज एक दूसरे के प्रति अविश्वास, असहयोगी, अपने निजी हित स्वार्थ के दायरे में मन करके एक ईर्ष्यालु और अहंकारी जीवन जी रहा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। जो क्लोज पे क्लोज रिश्ते होते हैं, नजदीक से होते हैं, जो नियर डियर होते हैं, उन रिश्तों नातों पर विश्वास उठता जा रहा है। ये एक तरह से अलगाववाद है। धीरे धीरे इंसान आध्यात्मिक शक्ति के पास तो पहुंचता नहीं। कटने की तो बात दूसरी है, देश से कटता है, समाज से कटता है, रिश्ते नातों से कटता है, परिवार से कटता है, फिर धीरे धीरे आकर स्वयं अपने आप से कटने लग जाता है। ऐसे मानसिक रोगी देश समाज में इतना बढ़ने लग गए। कितने लोगों को देखता सुनता हूं, को नींद की गोलियां, को किसी का सहारा लेकर, को कैसे कर अपना समय काट रहे हैं। किसी को तो नींद नहीं आती। मित्रों, क्या कहूं क्या ना कहूं, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अंदर भरा है। अब ये फेसबुक लाइव का सीमित समय है, सीमित संसाधन है। और सीमित ही क्रांति कथा को सुनने वाले हैं। लेकिन जब इसका कभी बनता है तो विराट रूप होगा, तब इसके अपने अंदर के मैं अध्ययन में बसी जो बातें, भावनाएं हैं, जो उद्देश्य और लक्ष्य है, वो व्यक्त करने का उसको भाग्य प्राप्त होगा। तब एक शब्द मोती के रूप में जब बाहर निकलेंगे, तब ये भ्रमित देश दुनिया उस पर सुने की जाने की। ऐसे मित्रों, क्रांति कथा, क्रांतिकारियों की क्रांति कथा कहता हूं। और कुछ जो उससे कुछ देश में चल रहा है, ये नकली नोटंकी बात, व्यवहार, व्यक्ति विशेष से लेकर, सड़क से लेकर, समाज से लेकर, खेत खलियान और सीमा से लेकर संसद तक, जो इस देश में नकली नोटंकी बात, जो व्यवहार जो चालू हो गया है, सबने मान लिया गया है कि एक दूसरे को उल्लू बनाओ, एक दूसरे को बेवकूफ बनाओ, खुद स्वतंत्र सावधान रहो, और मैं ही बलवान, मैं ही बुद्धिमान, मैं ही साहसी, मैं ही समझदार, मैं ही होशियार, मैं ही जिम्मेदार। ये लोगों को तो गलतफहमी होने लगी है ना अपने बारे में। ये बहुत बड़ा पतन का कारण बनने वाला है। नेगेटिव भविष्य। अरे आंखें खोल के देखो, ये देश समाज, समस्त मानव जाति और मानवता किस दिशा में बढ़ रही है।